आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनईपी दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और ये टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट चैप्टर में दो टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, दूसरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दैट मीन्स सेक्टर वाइज क्या क्या चेंजेस किए गए थे वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म है, पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म है, ट्रेड एंड कैपिटल रिफॉर्म है और फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म है। ये सारे टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ नोट्स के साथ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और ये क्यों लाया गया था। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक एक करके सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग ये समझ लेते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और ये क्यों लाया गया था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी वो सही नहीं थी, जिसमें इन्फ्लेशन प्रॉब्लम था, जिसमें प्राइजेस जो थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट के पास उतने फंड्स नहीं थे देश को चलाने के लिए। मतलब फॉरेन रिजर्व हमारे पास इतने कम बचे थे कि हम 1 या 2 दिन तक ही कंट्री की इकोनॉमी को जो है चला सकते थे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, जिसको हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं, एनईपी 1991 में। इसीलिए उसको नाम पड़ गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने पूरा इकोनॉमी को रिफॉर्म, बहुत सारे चेंजेस कर दिए, तो इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं हम लोग इसको। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और क्यों लाया गया था, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बेसिकली शॉर्ट टर्म मेजर्स, क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेजर्स करना, जिसका एम क्या था? गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म मेजर्स एम था कि कम से कम वक्त में ये जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, और जो फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको स्टेबलाइज कर सके कम वक्त में, शॉर्ट टर्म मेजर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अब ये 1991 जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आया था, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो है पीवी नरसिम्हा राव। काफ़ी सारे मीटिंग होने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? रिडक्शन और रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिससे जो मोनोपोली था वो खत्म हो गया, इंडस्ट्री को सेटअप करना काफ़ी आसान हो गया, और जब इंडस्ट्री सेटअप होगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की रेट होगा, टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो है सपोर्ट मिलेगा। और प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट की जो पब्लिक कंपनीज थी उसको प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दिया, जो जिससे गवर्नमेंट के पास ढेर सारा फंड्स आ गया और इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट का, और दूसरा ये फायदा हुआ कि इसमें कंपटीशन की रेट हो गया, प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, लोगों को जॉब मिलने लग गया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो हो गई है ओपन इकोनॉमी, जिसमें ये हुआ कि फॉरेन कंट्रीज भी डोमेस्टिक कंट्री में जो है, अपने डोमेस्टिक कंट्री में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और हम इंडियन एज अ जो है दूसरी कंट्री में जो है इंडियन इकोनॉमी के दूसरे कंट्री के इकोनॉमी में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिससे जो मनी का, जो कैपिटल का फ्लो हो गया वो क्या हो गया? बढ़ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो गया कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है हम क्या करेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जब लाया गया था तो एलपीजी सिस्टम लाया गया था, जिसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स रखे गए थे, जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, फिस्कल करेक्शन करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया? अब देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, एक फिस्कल और दूसरा मॉनेटरी। और ये जो मॉनेटरी किया जाता है वो आरबीआई के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? आरबीआई। और फिस्कल बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू करता है, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो पैसा बोरो कर लेगा गवर्नमेंट। और आरबीआई क्या करता है? सेंट्रल बैंक
उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है बेसिकली, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो जो लोन्स का जो रेट होता है उसके अंदर चेंजेस करता है, जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है पहले 7.7 से लेके 4.9% लेके आ गए विद इन 5 ईयर्स में, 1995 टू 1998। तो 10 ईयर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। ये कैसे हो पाया? फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने, अब देखो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली बजट एक्सपेंडिंग करता है, तो गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड होता है। लेकिन आरबीआई क्या करता है, अब आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा करता है। अब जिससे जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशो, तो कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है कि एक बैंक को सिक्योरिटीज रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर बैंक डूब गया तो उस सिक्योरिटी से जो है रिकवर कर सकता है, ठीक है, अमाउंट आरबीआई। और SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो उसमें भी सिक्योरिटीज के थ्रू जो है एक बैंक को CRR और SLR जो है एज अ सिक्योरिटी के तौर पे 5%, 3%, 4% रखना पड़ता है अपने बिजनेस का, सो दैट अगर इनकेस वो बैंक का कुछ इशू होता है, उसका लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो CRR और SLR से पैसा लेके क्या कर सकता है, अपने बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकता है, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी जो है गवर्नमेंट जो है रीपेमेंट कर सकता है वापस, ठीक है। सो इसकी वजह से भी क्या हो गया, काफी हद तक हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है इंप्रूवमेंट हुआ। और इन्फ्लेशन रेट जो था वो 8% 1995 में, वो 1995 में जो 8% था वो 1996-97 में 4.6% हो गया। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बेसिकली 2 मेथड है, फिजिकल करेक्शन और मॉनेटरी करेक्शन। मॉनेटरी आरबीआई करता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है, आरबीआई क्या, गवर्नमेंट क्या करता है, बजटिंग लेके आता है जिसमें एक्सपेंडिंग लेवल जो है, एक्सपेंडिचर जो लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा फिजिकल करेक्शन है, मतलब गवर्नमेंट का, फिजिकल जहां पे है मतलब गवर्नमेंट का बजटिंग पॉलिसी। और गवर्नमेंट का बजटिंग पॉलिसी में 2 चीज आता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जहां जो टैक्स जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। अब ये हमारी इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट बजट वाला कंसेप्ट, डेफिसिट बजट आया जिसमें गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग लेवल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इससे ये हुआ कि इकोनॉमी के अंदर काफी सारा पैसा गवर्नमेंट ने जो है इंजेक्ट किया, जिससे इकोनॉमी का जो है काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो ये फिजिकल करेक्शन हुआ कि फिजिकल डेफिसिट बजट जो होता है ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करता है, और इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया करते हैं। जैसे बेसिकली ऑब्लिगेटरी में क्या होता है, जैसे डिफेंस के लिए इंप्रूवमेंट करना, और फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए एक्सपेंडिंग करना, ये ऑब्लिगेटरी में आता है। ऑप्शनल में जैसे एजुकेशन सेक्टर्स को इंप्रूव करना है, हेल्थ सेक्टर्स को इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, बट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी, हर सेक्टर्स को, ट्रांसपोर्टेशन, सारे सेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करता है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे हम लोग काफी हद तक जो है इकोनॉमी को फिजिकल करेक्शन काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, जिसमें टैक्स का भी रिफॉर्म लाया गवर्नमेंट ने बहुत सारा, जिससे क्या हुआ, काफी हद तक हम लोग इकोनॉमी को जो है नॉर्मलाइज कर सके। और तीसरा जो था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट था। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेसिकली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। अब हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ लोन बोरो करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से हो सकता है, आरबीआई, IMF से हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या हो सकता है दूसरे कंट्रीज से कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस केस में सारे ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड करना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक सबसे मेजर जो चेंज किया गया था वो डीवैल्यूएट किया गया था रुपीस को। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए $1 है, $1 की जो कीमत है इंडियन रुपीस में वह है 50 रुपीज, उस टाइम की मैं एग्जांपल जस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, 50 रुपीज। अब डीवैल्यूएट कर देना मतलब ये सेम डॉलर जो 50 रुपीज का मिलता था, अब ये सेम डॉलर जो है आपको 60 रुपीज में मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि जो डॉलर था, डॉलर के मुकाबले रुपीस को कम कर दिया गया, और उसके साथ एक रूल रिस्ट्रिक्शन लेके आया गया कि हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे? क्योंकि जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको पहले 50 रुपये मिलता था, अब $1 का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको 60 रुपीज मिलेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर ढेर सारा पैसा इनफ्लो होगा। और जो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट के ऊपर हम क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। दैट मीन्स अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जिससे कम लोग इंपोर्ट करेंगे। और अगर किसी को इंपोर्ट करना है तो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो मशीनरी जो करोड़ में होते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, और फिर आप जो है गवर्नमेंट को मतलब इन द फाइंस ऑफ सब्सिडीज दे देता है गवर्नमेंट बिजनेस को।
तो इससे क्या हुआ कि इंपोर्ट कम कर दिया गया और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ढेर सारा जो है इन्फ्लो होने लग गया कैपिटल्स का, और इस तरीके से हम जो इकोनॉमी को जो कंडीशन थी वो काफ़ी सारा हमारे पास रिजर्व बढ़ गया और हम कंट्रोल कर सके इकोनॉमी का। दूसरा सबसे बड़ा जो है अपग्रेडेशन हुआ था टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हम बाहर की कंट्री से बहुत सारा टेक्नोलॉजी को जो एक्सचेंज कर सकते थे, अपग्रेड कर सकते थे, और प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर भी बहुत सारा लिबरलाइज हुआ था, जिसमें एक्सपोर्ट करना मतलब गवर्नमेंट का ढेर सारा सब्सिडीज, गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट्स देता था एक्सपोर्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस, लेकिन इंपोर्ट कोई कर रहा था उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाता था, जिससे काफ़ी हद तक जो है हमने इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है कि एफर्ट वेर मेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स एंड इम्पोर्ट वॉज लिबरलाइज। इम्पोर्ट जो था उसको भी लिबरलाइज कर दिया, मतलब बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको रिमूव करके एक सिंप्लीफिकेशन गवर्नमेंट ने वो बना दिया, जिससे क्या हो गया, इजी हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, और इससे हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो काफ़ी इजी होने लग, काफ़ी आसान हो गया, जिससे हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। एक लेक्चर में पूरा सारे टॉपिक्स का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।